तो बच्चों आज हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि अगर एक सरफेस है, उसके सरफेस पे अगर पोटेंशियल सेम है तो उसको कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। करेक्ट। जैसे कि हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था उसको कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कुछ लाइन ड्रॉ किया था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अभी ये जो पोटेंशियल है उसको भी अगर ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल सेम है तो उसको कहते हैं कि उस जो ग्राफिकल डायग्राम है उसको कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि अगर एक सरफेस पे पोटेंशियल सेम है तो उसको कहेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सपोज मेरे पास एक चार्ज है, सॉरी, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एंड सपोज, ओके, सो हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सब निकलता है इसमें, इससे ये हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। करेक्ट। तो यहाँ पर मैं एक कैसा मतलब साइज ड्रॉ करूँ जो इसके जिस जिस सरफेस पे पोटेंशियल चारों तरफ सेम होगा। तो बच्चों इसके लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो होता है कि सर्कल, ओके सॉरी स्फेरिकल। कैसे पता? कि हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, क्या हो गया, हम लोग को पता है पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो होता है V इजिकल्स टू के क्यू बाई आर। अभी देखो के कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है। अगर मैं रेडियस को सेम ले लूँ तो उसका पोटेंशियल सेम होगा। अगर 1 मीटर का डिस्टेंस पे पोटेंशियल सबके लिए कितना होगा, के क्यू बाई 1। अगर मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लूँ, सपोज 1 मीटर, तो उस 1 मीटर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैं 2 मीटर ले लूँ तो उस 2 मीटर डिस्टेंस पे भी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सर मुझे 1 मीटर का डिस्टेंस पहले ले लेने दो। सपोज के मैं 1 मीटर आर इजिकल्स टू 1, तो सब पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू। अगर इस सो सपोज ये तुम्हारा 1 मीटर का डिस्टेंस है और ये तुम्हारा एक मीटर, ये तुम्हारा 1 मीटर, ये तुम्हारा 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। करेक्ट। अभी मैं इस सबको अगर ड्रॉ ज्वाइन कर दूँ तो मुझे जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा कि एक सर्कल। करेक्ट। मेरा ड्राइंग उतना ठीक नहीं है लेकिन ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों 1 मीटर है। ये भी डिस्टेंस 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर एंड सो ऑन। करेक्ट। तो अगर चार्ज से डिस्टेंस सेम है, हर सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होगा। करेक्ट। सपोज मुझे एक और डिस्टेंस लेने दो, सपोज 5 मीटर। ओके, सो सपोज ये तुम्हारा चार्ज से ये डिस्टेंस है 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, ये 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो हर एक जो 5 मीटर मैंने ड्रॉ किया है ये सब पॉइंट का ये पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज से इसका डिस्टेंस सेम है। अभी मैं इस सबको अगर ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि अगेन एक स्फीयर। करेक्ट। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज होता है कि एक स्फेरिकल शेप। ये देखो तुमको सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो 3D फिगर है, तो ये एक्चुअली स्फेरिकली है। ठीक है। अभी तो यहाँ पर जनरली तुमको जो करना होता है वो ड्रॉ करना होता है। तो सपोज कि पॉजिटिव एक तुमको दे दिया है कि दो चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करेक्ट। सो यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर भी एक चार्ज है। करेक्ट। सो ये है तुम्हारा सपोज पॉजिटिव चार्ज और ये है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे छोड़ दो, तो ये ऐसा होगा, सॉरी,
ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट। अच्छा, तो इसके ऊपर अभी तुमको क्या करना है, तुमको इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करें तो कॉन्सेप्ट इज सेम। अगर चार्ज से डिस्टेंस अगर सेम है तो उस वो सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल डिस्टेंस। तो देखो ये मेरा चार्ज है, ठीक है, ये मेरा चार्ज है। तो सपोज ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर एंड सो। तो देखो ये भी कैसा हो रहा है, ये भी सर्कुलर ही हो रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस डाइपोल के लिए कैसा होगा, ये ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक डाइपोल के वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो ऐसा होता है, करेक्ट, सर्कुलर। ये सब सर्कुलर ही है, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये सर्कुलर ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन्स है ये है तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, करेक्ट। एंड सिमिलरली फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तुम तो ड्रॉ कर ही सकते हो। ये मैंने ले लिया दो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके वजह से कैसा होगा, ये दोनों एक दूसरे से मीट नहीं होगा, करेक्ट। तो ये भी ऐसा हो गया, तो ये हो गया, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। इसका डायरेक्शन क्या होगा, निकलता है इससे, तो ये बाहर की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया तुम्हारा, करेक्ट। तो सॉरी, ये हो गया तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके ऊपर बताओ तुम। इसके ऊपर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करना है। तो ये भी होगा ये भी सर्कुलर ही होगा। तो देखो ये जो चार्ज है ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस सबको मैं अगर ऐड कर दूँ तो मुझे अल्टीमेटली मुझे एक सर्कल ही मिलेगा, करेक्ट। इसके बाद एक और बड़ा बड़ा सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो इसके वजह से भी एक सर्कुलर होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर चार्ज से डिस्टेंस सेम है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। तो फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस सर्कल नहीं, एक्चुअली वो स्फीयर होता है, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलर दिख रहा है। नाउ अभी हम लोगों को जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको कहते हैं कि कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो हमारा टॉपिक क्या है, अभी हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। व्हाट इज़ कैपेसिटर। अगर तुम लोगों ने देखा होगा एक चीज़, तो देखोगे कभी कभी होता है कि फ़ैन घूम नहीं रहा, फ़ैन ख़राब हो गया हमारा। तो उसको एक बार हाथ से अगर मैं घुमा देता हूँ तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि ऑटोमेटिकली वो चलता रहता है। ये जनरली ट्रेन में जब हम लोग सफ़र करते हैं तब ये बहुत होता है कि फ़ैन नहीं चल रहा। तो मैंने क्या किया कि पेन घुसाया, उसको थोड़ा सा मूव कर दिया, तो उसके बाद देखा फ़ैन आराम से घूम रहा है। देखो ये इसीलिए होता है, ये सब न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन से स्टार्ट होता है सब कुछ। न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई घूम रहा है कोई चीज़ तो वो घूमता ही रहेगा, और कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो उसका रेस्ट पे होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं इनर्शिया। तो उसका मतलब जो फ़ैन जब ऑफ था, एक फ़ैन था वो ऑफ था, उसके पास तो करंट तो आ रहा था लेकिन फिर भी वो घूम नहीं रहा था। क्यों घूम नहीं रहा था, क्योंकि उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। जितना करंट मिल रहा है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। उसका जो वो पे कैसे रेस्ट पे है, उसको तो अगर चलना है उसको तो उसको अपना स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करना होगा, तो उसके लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है, उतना कम से नहीं होता। लेकिन वो एक बार चालू हो जाए, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक हो जाए, उसके बाद जितना करंट दे रहा हो उतना करंट से वो आराम से घूमेगा। तो इससे एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि कुछ चीज़ों को
ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है, ठीक है। कुछ चीज़ों को ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है, मतलब कुछ चीज़ों को चलाने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होता है। तो हम इसका मतलब हम लोगों को एक ऐसा कुछ डिवाइस चाहिए जो करंट को स्टोर करके रख सकते हैं। और करंट का मतलब एक्चुअली वो चार्जेस को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब हम लोग को ज़रूरत होगा तब वो चार्जेस को फ्लो करा दे। चार्जेस को फ्लो कराएगा मतलब हम लोग को करंट फ्लो करा देगा, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो चार्जेस को स्टोर करके रख सकते हैं, ज़रूरत पड़े हम लोगों को तब वो करंट को सप्लाई कर सके। तो ऐसा डिवाइस को कहते हैं कि कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करके रख सकता है। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि अ कैपेसिटर इज एन डिवाइस और अरेंजमेंट, ओके। एक डिवाइस होता है और एक क्योंकि इसको तुम एक अरेंजमेंट भी कह सकते हो, फॉर स्टोरिंग ए लार्ज amount of electric charge in a small piece, करेक्ट। तो एक कैपेसिटर एक डिवाइस होता है और एक अरेंजमेंट होता है जो एक बहुत सारे चार्ज को कैपेसिटर स्मॉल पीस क्या रहता है लिख रहा हूँ, स्मॉल स्पेस, करेक्ट। जो एक स्मॉल स्पेस में बहुत सारे चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं कि कैपेसिटर। अच्छा, तो वो डिवाइस का नाम हो गया और डिवाइस और अरेंजमेंट का नाम हो गया कि कैपेसिटर। अगर तुम देखा होगा तो सब जगह कैपेसिटर होता है, टीवी में होता है कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं घर में वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। देखो फैन में एक सिलिंड्रिकल ऐसा कुछ होता है, वो उसका एक और नाम है, उसको कहते हैं कि कॉन्डेंसर। तो जो मैकेनिक होगा वो बोलेगा कि जो तुम्हारा कॉन्डेंसर ख़राब हो गया, कैपेसिटर नहीं बोलता है वो लोग, बोलेगा कि तुम्हारा कॉन्डेंसर ख़राब है उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो एक ऐसा कुछ दिखता है, सॉरी, एक सिलिंड्रिकल कुछ दिखता है बैटरी के जैसा, बड़ा वाला बैटरी के जैसा। तो इसको ये कैपेसिटी ये इसको चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। जो टीवी में होता है वो थोड़ा सा और शेप का होता है। टीवी में ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है टीवी में। ये में छोटा छोटा होता है कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड। ये कुछ ऐसा चपटा चपटा दिखता है जो टीवी में या कुछ और और जगह पर होता है और सर्किट में। अच्छा, तो कैपेसिटर तो मुझे समझ लिया कि एक डिवाइस होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? देखो एक इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर वो डिवाइस एक चार्ज को स्टोर करके रखता है, लेकिन वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है और मैं उसको चार्ज को कैसे बढ़ा सकता हूँ। एक 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 कैपेसिटर छोटा एक बड़ा वाला, तो कौन ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर रख सकता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन का आंसर देता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस उसका जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटर का, वो कितना वो चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, उसको कहेंगे कि हम लोग कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड, सॉरी, द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज called electrical capacitance, correct. The ability of a conductor to store electric charge is called electrical capacitance, करेक्ट। तो एक जो एबिलिटी होता है कि कंडक्टर का कि कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं, उसको उसको वो एबिलिटी को कहते हैं कि कैपेसिटर। डिवाइस का नाम है कैपेसिटेंस, डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, लेकिन उसका जो एबिलिटी है कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है उसको कहेंगे कि कैपेसिटेंस। अभी उसको कैपेसिटेंस को सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी है, वो कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। तो देखो जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है? जैसे कि एक बाल्टी, मतलब
अगर टैंक में पानी तुम डालते जाओगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा, करेक्ट। तो वैसे ही अगर एक मतलब कंडक्टर में तुम चार्ज डालते जाओगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ज जो होता है वो होता है कि पोटेंशियल का प्रोपोर्शनल, जितना तुम ज़्यादा चार्ज दोगे पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल हटा दो तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट ही होता है तुम्हारा कैपेसिटेंस, करेक्ट। और यहाँ से लिख सकता हूँ कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो कैपेसिटेंस को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज है उसको कहते हैं कि कैपेसिटेंस। एक 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना ज़्यादा चार्ज है, कितना ज़्यादा तुम चार्ज रख सकते हो उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अगर एक 1 वोल्ट मतलब 1 यूनिट पोटेंशियल में तुम अगर ज़्यादा चार्ज रख पाओ तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। अगर 1 वोल्ट में तुम अगर कम चार्ज रख पाओ तो उसका कैपेसिटेंस कम है। तो इसका जो SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट होता है कि फैराड, ये F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों का जो मेन टॉपिक है उसको कहते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, करेक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग लिख लो, कैपेसिटेंस। अच्छा पहले बोले कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे तो ये बताना चाहिए था कि कैपेसिटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला वाला जो होता है वो होता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मीनिंग होता है कि 2 प्लेट होगा, मेटल प्लेट, एक के ऊपर दूसरा होगा, एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसको कहते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा टाइप का जो कैपेसिटर है उसको कहते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, करेक्ट। तो यही तुमको पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल नहीं चाहिए। पैरेलल प्लेट का होता है कि 2 प्लेट होता है, ठीक है। एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा प्लेट में नेगेटिव चार्ज हो गया, करेक्ट। एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव चार्ज। ये 2 प्लेट है, सिंपल 2 प्लेट है और दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस पे, दोनों के बीच डिस्टेंस है डी। ये जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और तीसरा टाइप का एक कैपेसिटर है उसको कहते हैं कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तीसरा टाइप का कैपेसिटर होता है कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा, सिलिंड्रिकल का, अच्छा जो तुम लोग फैन में देखा होगा, ठीक है, तो वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है जनरली। अच्छा, तो हम लोगों को लेकिन पढ़ना जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे मैंने अभी बताया कि 2 प्लेट होता है, सिंपल 2 सिंपल ऐसा प्लेट होगा। लेट मी बैक, ऐसा 2 प्लेट होगा, ऐसा 2 प्लेट होगा। एक प्लेट में होता है कि पॉजिटिव चार्ज और दूसरा प्लेट में होता है कि नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। अगर तुम पूछो कि सर इसको चार्ज कैसे देना है, देखो वैसे तो ये नहीं आता तुम्हारे एम्बोस में चार्ज इसको कैसे देना है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि देखो सपोज मेरे पास पहले तो ये चार्ज है, प्लेट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा। पॉजिटिव चार्ज में इसको कैसे दे सकता हूँ कि इससे मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँगा तो वो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मैंने एक दूसरा प्लेट, न्यूट्रल प्लेट को इसके पास में रख दूंगा। अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा प्लेट को मैं जब भी इसके पास रखूँगा तो क्या होगा, तो देखो ये सपोज एक्स है, ये सीट एक्स, ये सीट वाई है, ये प्लेट, इसी प्लेट एक्स, प्लेट वाई है। तो प्लेट वाई का जो फ्रंट ये पॉजिटिव चार्ज के पास है, उसमें
पूरा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और इसके पीछे वाले साइड में सब पॉजिटिव चार्ज जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पीछे वाले साइड को ग्राउंड से मैं ज्वाइन कर दूँ तो क्या होगा? ग्राउंड से ज्वाइन करने से ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज ये आके ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो होगा ये प्लेट पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो ऐसे में इसको चार्ज दे सकता हूँ। ठीक है, इतना तो समझ लिया। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी इसको कहते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये सपोज एक कैपेसिटर है, मतलब दो प्लेट है, उस दोनों के बीच डिस्टेंस सपोज डी है। तो ये कितना चार्ज को स्टोर करके रख सकता है? ठीक है, कितना ज़्यादा चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं इसको, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है उसका ही फार्मूला निकालना है। ठीक है, उसका फार्मूला, तो उस फार्मूला से मुझे क्या पता होगा कि वो कितना ज़्यादा चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, उसको चार्ज को मैं कैसे बढ़ाऊँ कैसे घटाऊँ, ये सब। तो इसके लिए उसका एक फार्मूला चाहिए मुझे। तो सपोज़ मैंने अज्यूम किया कि ये जो है प्लेट, इस प्लेट पे सपोज़ प्लस क्यू चार्ज है और ये इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। करेक्ट, ये जो अच्छा ये जो प्लेट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और ये जो प्लेट है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। करेक्ट, अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है मैंने तुमको बताया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो मीनिंग होता है वो इसका मीनिंग होता है कि चार्ज कितना है पर यूनिट एरिया में, टोटल चार्ज कितना है पर यूनिट एरिया में, इसको कहते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर तुम यहाँ से लिख सकते हो कि चार्ज Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। सो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट, अभी तुम बताओ, अभी तुम अगर पूछो मुझसे कि सर यहाँ पर तो Q है, यहाँ पर तो माइनस Q है, अगर मैं टोटल इसका दोनों प्लेट का चार्ज ले लूँ तो Q माइनस Q 0 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे चार्ज को नहीं लेते। ठीक है, हम लोग कैसे चार्ज लेते हैं कि तुम्हारा बात तो सही है बिल्कुल, प्लस Q माइनस Q टोटल चार्ज इसका 0 ही है, लेकिन हम लोग अगर चार्ज लेते हैं तो किसी एक प्लेट का ले लेते हैं। ठीक है, इस प्लेट में कितना चार्ज है Q है, तो दूसरा प्लेट में कितना होगा उतना ही चार्ज होगा, लेकिन उसका पोलैरिटी अलग है इसीलिए नेगेटिव। ठीक है, तो किसी भी एक प्लेट का चार्ज ले लेते हैं, दोनों को ऐड करके नहीं लेते। तो मैंने इसीलिए Q लिखा है। ठीक है, 0 नहीं लिखा है। अच्छा, और ए कैसे लिखा है? ए होता है, मैंने एज्यूम किया है दोनों प्लेट का एरिया सेम है। ठीक है, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, इसका भी एरिया है ए, इसका भी एरिया है ए। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, Q चार्ज इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। ओके, अभी अच्छा अभी मुझे फाइंड करना है दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा देखो, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? वो होता है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, पहले तो ये समझो यहाँ पर कितना सीट है? 2 सीट है, मतलब इसमें एक पे है पॉजिटिव चार्ज, एक पे है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम लोग को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते हैं। तो इसके वजह से पहला प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये राइट साइड से भी निकलेगा, लेकिन वो लेफ्ट साइड से भी तो निकलेगा, क्योंकि एक जो पेज होता है तुम्हारा पीस ऑफ पेज, जो खाते में तुम लिख रहे हो ना, उसका 2 पेज होता है। तो एक पेज से अगर सपोज उस पेज में तुम्हारा कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों साइड से निकलेगा, राइट से भी निकलेगा लेफ्ट से भी निकलेगा। ठीक है, उसका तो 2 ही सरफेस है, राइट और तो दोनों साइड से निकलेगा, तो इसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और दूसरे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो हम लोग को पता है कि नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स घुसता है। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन। तो देखो, इसका जो ब्यूटी है वो ये है, देखो तुम अंदर देखो, U1 दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा U1 प्लस U2। लेकिन अगर बाहर में तुम देखो, बाहर में देखोगे तो क्या होगा? देखो U1 कैसे है, अगर मैं इसको ये रेड वाले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, तो ये कैसा है रेड वाले को, तो ये है तुम्हारा U1 है, इसे एक्सटेंड करो तो देखो U1 और U2
दोनों अलग डायरेक्शन पे है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ज़ीरो। इस प्लेट में भी अगर तो मैं E2 को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इसको E2 को एक्सटेंड कर देता हूँ, तो देखो इस बाहर में भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 E2 का डायरेक्शन अपोजिट है। E2 लेफ्ट साइड में है, सॉरी मैंने ये तो E1 है ना, E1 लेफ्ट साइड में है और E2 राइट साइड में है। तो इस साइड में भी सपोज ये एरिया 1 है, एरिया एन में भी एरिया 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ये जो एरिया 2 है इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन सिर्फ बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ऐड हो रहा है E1 प्लस E2, कि दोनों का वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेम है, E1 और E2 दोनों सेम है। तो बाहर इन दोनों प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और दोनों ऐड हो रहा है। तो यही ब्यूटी है इलेक्ट्रिक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसका बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, लेकिन अंदर होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो अंदर कितना होगा, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव एक प्लेन शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और एक शीट एक कितना होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड शीट ये भी होता है कि सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। कि ये हम लोगों ने पढ़ा था इनफाइनाइट शीट के वजह से सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर में, तो देखो दोनों E1 E2 एक ही डायरेक्शन पे है कि नहीं यहाँ पर, तो दोनों को तुमको ऐड करना होगा सिंपली। सो E1 प्लस E2। अभी देखो E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन। मैं दोनों का अगर ऐड कर दूँ तो ये तुमको मिलेगा कि सिग्मा प्लस सिग्मा डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सो इसका मतलब 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट हो जाएगा, तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तुमको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अभी अच्छा, अभी जो है तो एज्यूम दैट से लेट अस एज्यूम V is the potential difference between टू प्लेट्स। मैंने एज्यूम का क्या कर लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी होगा। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि एक में पॉजिटिव है, दोनों में एक दूसरे में नेगेटिव है, तो दोनों का कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैंने एज्यूम किया उसमें भी है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ से E इज इक्वल्स टू V बाई डी। तो तुम बोलो कि सर ये कैसे लिखा, तो मैंने तुमको 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर होता है, लेकिन मैं इसको मॉड ले लूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि ई डॉट डी आर। यहाँ से तुम लिख सकते हो कि ई इज इक्वल्स टू मॉड डी वी बाई डी आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस और डिस्प्ले। सो पोटेंशियल यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया है, भी लिया है, डीवी तो नहीं लिया, तो ये भी होगा। अभी यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो तो डी है स्मॉल, तो डी आर का जगह मुझे क्या लिखना है, वो लिखना है डी। तो इसीलिए मैंने ये इक्वेशन लिखा ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी। ये हो गया तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। अभी मैं ये जो इक्वेशन है 2 और 3 को कंपेयर करूँ तो तुम एक चीज़ तो देख सकते हो कि दोनों में लेफ्ट साइड का इक्वेशन सेम है, दोनों में लेफ्ट साइड में ई है, लेकिन राइट साइड में दोनों में अलग चीज़ है। तो तुम एक चीज़ कह सकते हो कि राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 में राइट साइड में कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें राइट साइड में क्या है, वी बाई डी। सो तुम लिख सकते हो कि वी इज इक्वल्स टू, ये डी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर बी। सो फाइनली वी नो दैट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, अभी मैंने तुमको बताया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कि क्यू बाई वी। अभी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पहला जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था एकदम पहले वाले इक्वेशन में इलेक्ट्रिक सिग्मा का वैल्यू कितना लिया था मैंने, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। तो क्यू की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ कि सिग्मा ए, और भी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ कि सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट।
सो मैं लिख सकता हूँ कि सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा सिग्मा कट हो जाएगा। सो मैं तुमको लिख सकता हूँ कि सी इज इक्वल्स टू, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये होता है कि फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट तो जो एक कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ द प्लेट, तुम दोनों प्लेट का अगर एरिया को इंक्रीज कर दोगे तो इसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा का मीनिंग ये है कि दोनों, वो जो कैपेसिटर है वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करके रख पाएगा। और तुम दूसरा चीज़ कर सकते हो कि अगर तुम डी को डिक्रीज़ कर दोगे फिर भी उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। मतलब दोनों प्लेट का बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर दो, फिर भी उसका कैपेसिटेंस जो होगा बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि वो दो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करके रख पाए। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एम्बोस के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल मैं बाकी देखूँगा।